नमस्कार, जनवाणी सूचना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वंदे मातरम की स्वर लहरी अभी मैं सेवा दल के हमारे मित्र शुरू करें, साबरमती उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कांग्रेस का कि अधिकतर साथियों ने स्थान ग्रहण कर लिया, पर कुछ साथी अभी भी वहीं से मैं इस कॉरिडोर के बीच में खड़े हैं। सेवा दल के मित्रों से भी अनुरोध है कि जल्द से जल्द सबको अपना स्थान दिखाएं और अपने अपने स्थान को ग्रहण करने के लिए अनुरोध करें। बाएं हाथ को भी जो सेवा दल के हमारे साथी खड़े हैं, जो उस समय उनसे भी मेरा अनुरोध है चर्चित था कि सब साथियों को कहें अहमदाबाद या गुजरात कि अपना अपना स्थान जल्द से जल्द ग्रहण करें। पूरा देश तो महात्मा गांधी और उसके बाद गुजरात जो है महात्मा आज के इस ऐतिहासिक सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी। वो है आजादी। साबरमती का ऐतिहासिक तक गवाह है कि गुजरात सहित पूरे देश में पूरा देश न्याय पथ का एक नव संघर्ष जिसकी गूंज आज यहाँ से शुरू होगी, वो गूंज इस देश की गंगा जमुनी तहजीब से हर कोने कोने तक पहुँचेगी। दिखाने वाले देश के 140 करोड़ से अधिक राहुल जी ने जो एक प्रोसेस किया, इनपुट लिया, हम भविष्य में कैंडिडेट सिलेक्शन के प्रोसेस में जिला अध्यक्षों को इन्वॉल्व करने वाले हैं। गुजरात के साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप संकल्प लेकर अपने घरों से निकल पड़िए। सफलता आपके कदम छूने के लिए तैयार है। हम फिर से भारत के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ादी की इस दूसरी लड़ाई में दुश्मन फिर से अन्याय, असमानता, भेदभाव, गरीबी और सांप्रदायिकता ही है। फर्क बस ये है कि तब अन्याय, गरीबी, असमानता को बढ़ावा विदेशी देते थे, अब हमारी खुद की सरकार दे रही है। तब सांप्रदायिकता का फायदा विदेशी उठाते थे, आज स्वयं हमारी सरकार उठा रही है। पर हमें ये लड़ाई भी जीत कर रहना है और इसके लिए राहुल जी तैयार है, हम हैं और सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद हमको है। हम कभी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे मंजिल को हम पहुंचेंगे। और माइनिंग या पावर, मीडिया हाउसेस हो या टेलीकम्युनिकेशंस, यहाँ तक कि अमेरिका के बिना ऑक्शन के सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अपने उद्योगपति मित्रों को ये सरकार दिलवा रही है, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। इसीलिए हमको सोचना है, ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं है। हम, आप और हम मिलकर देश के लिए क्या कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं आप। लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय, कांग्रेस को भला बुरा कहने के सिवाय दूसरी बात को नहीं करते। आज चुनाव आयोग से लेकर संसद तक सरकार का विस्तार कराने की कोशिश है। इलेक्शन इंस्टीट्यूशन भी उनके कंट्रोल में है और सरकार हर चीज में आज इंटरफियर करके अपना वर्चस्व हर जगह बिठा रही है। चुनाव में घोटाला हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है, वो भी इतना बड़ा देश है। 140 करोड़ लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसीलिए मैं विकसित देश की बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं।
ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। पर इस पर संसद में बहस नहीं होने दिया, क्योंकि उसी दोपहर में हम इसको उठाए थे, लेकिन उन्होंने इसको माना नहीं। देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है, सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचकर लाखों परमानेंट सरकारी नौकरियां और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर चोट की गई है कि जो दलितों को, पिछड़ों को और अपर कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन के तहत वो भर्ती नहीं करना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं और अपने दोस्तों को सुपुर्द कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चला तो एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूंगा। क्योंकि उनको अगर फिक्र होती जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के बड़े बड़े कारखाने बनाए और ऐसे कारखानों को, ऐसे जो पब्लिक सेक्टर को ये मोदी जी खत्म कर रहे हैं। और मैं आगे कहना चाहता हूं, बताऊंगा मैं क्या ये सवाल पहले उठाए, पार्लियामेंट में उठाए, प्रेस में बोले, हम लोग बोले, लेकिन सरकार असर नहीं हुआ। अरे असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच में अगर 50 लाख वोट्स वहां पर ज्यादा होते हैं तो आप ही बताइए ये कैसा डेमोक्रेसी, ये कैसा इलेक्शन कमीशन, ये कैसा वोटर लिस्ट उन्होंने बनाया, सब फर्जी बना के जीत गए। महाराष्ट्र का इलेक्शन ये तो फ्रॉड है, डेमोक्रेसी में एक मार है। इसलिए यही बात हरियाणा में भी हुई, हो सकता है वो छोटे प्रमाण पे हुई, लेकिन सबसे बड़े पैमाने में हमारे पास ये, अरे हमारे सीट सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आ सकते हैं, वही वोटर लिस्ट सिर्फ थोड़े दिन में बदल के एमएलए उनके आते हैं। मैं कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा कि ये बीजेपी वहां 150 सीटें लड़ती है और 150 सीटें लड़ती है और 138 सीटें लाती है। 90% रिजल्ट कभी हुआ है इस देश में? अनेक इलेक्शन हमने देखे हैं, मैं तो खुद 12-13 इलेक्शन लड़ा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो फ्रॉड महाराष्ट्र में हुआ वो सिर्फ डेमोक्रेसी को तबाह और तंग करने के लिए और अपोजिशन को हराने के लिए उन्होंने काम किया। इसके वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने जो गड़बड़ियां हो गई, इसको रोकने के लिए हम बहुत से सवाल और हमारे एडवोकेट्स भी और लीडर्स भी इस पर बहुत काम किए, लेकिन फिर भी हम इसमें पीछे हैं। इसको ढूंढ के निकालेंगे। जो चोर चोरी करता है
वो आज नहीं कल पकड़ा जाता है, उसके लिए हम वो कोशिश कर रहे हैं। भाइयों, थोड़े दिनों में सरकार अब इधर इधर नए नए नारे देती है और लोगों को भटकाती है। खास करके आज 15 लाख संपन्न भारतीयों विदेशों में जाकर बस गए। 15 लाख लोग जो अमीर हैं वो विदेशियों में जाकर बसे, फॉरेन कंट्रीज में जाके बसे हैं। बेरोजगारी से बचने के लिए विदेश में काम करने गए हुए नौजवानों को जंजीरों में बांधकर अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मुक्त है, साइलेंट है। बाकी के वक्त तो खूब बकते हैं, खूब बोलते हैं, लेकिन जब लोगों के ऊपर अन्याय होता है, हमारे नौजवानों पर वो अन्याय होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आता है, तो उस वक्त चुप बैठते हैं और चुप बैठकर उस पर ध्यान नहीं देते। ये एक ही चीज नहीं है, और अनेक चीजें भी हैं। भाइयों, ये जो खास करके सत्ताधारी दल बार बार यही बताने का प्रयास कर रहा है कि भारत का विकास सिर्फ 2014 के बाद ही हुआ है। गुजरात की ही मिसाल लीजिए, यहाँ की अधिकतर संस्थाएं कांग्रेस राज्य में बनी है। चंडीगढ़ के बाद देश का दूसरा मॉडर्न सिटी गांधीनगर भी कांग्रेस की ही देन है या नहीं? गुजराती लोग का बेटे नहीं है ना? गांधीनगर कब बना? कांग्रेस के जमाने में बना। मोदी बोलते हैं ये मेरे जमाने में बना। आप मानते हैं इसको? और उसी तरह यहाँ पर बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं बनी, जिसमें IIM मोदी के जमाने में बना, इसरो मोदी जी के जमाने में बना। और मैं ये पूछना चाहता हूं, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, वो भी 2014 के बाद ही बना। आप मानते हैं इसको? नहीं। क्या त्रिभुवन दास पटेल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूध की सोसाइटियां बनाई, यही हमारे लोगों की मुश्किल है? ये नहीं जानते? अरे गवर्नर को तो, जो गवर्नर ने अपने पास बिल रख लिए थे, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे तेलंगाना का हो, जा के बिल वेस्ट बंगाल का हो, ये बिल्स उन्होंने असेंबली में पास करके भेजा था। वो गवर्नर लेकर बैठ गए थे, और बैठ गए एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने, सालों से। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्यादा दिन, आप हिंदी में बोलते हैं कुंडली, कुछ सांप ऐसा कर करे कुंडली से ऊपर बढ़ता है, हाँ कुंडली, तो अब नहीं चलेगा। बोले वो आपके पास जो भी बिल है, या पास करो या उसको वापस भेजो, रिजेक्ट करो, लेकिन आप ऐसा ही रखेंगे। और उन्होंने आगे ऐसा ऑर्डर दिया, जो लोग बिल भेजे हैं गवर्नर के पास, वो सारे बिल समझो कि उसको मंजूरी मिल गई, कोर्ट ने दिया। तो उनको ये तो गवर्नर और इस सरकार को थप्पड़ मारे। अरे अगर आप साइन करते जो अच्छा है तो आपको क्रेडिट मिलता, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप
गवर्नर्स जो भी रख लिए हैं सालों से, उसको मंजूरी समझकर आगे का काम करो। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्रियों का काम आसान हो, बैठे थे सब कुछ मिला। अब गवर्नर को सलाम मारने की जरूरत नहीं, कभी कभी मारना भी चाहिए, लेकिन अब तो पूरा बिल्स आपको देंगे। और जो प्रेसिडेंट के पास गए हैं और वहां भी पड़े हुए हैं, अननेसेसरली जो रेफर कर रहे हैं गवर्नर सताने के लिए, वो भी उसको भी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। तो ये है मोदी जी की गवर्नेंस। अब तो कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि इसे तत्काल लागू किया जाए। ये तो हमने किया, लेकिन उसको लागू नहीं कर। सोनिया गांधी जी ने बहुत कोशिश करके इस बिल को पास करवाया, लेकिन ये बीजेपी सरकार सो रही है। हम चाहते हैं कि वो इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना चाहिए। साथियों, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए कांग्रेस की सरकारों ने अलग अलग समय पर अनेक कानून बनाए। जल जंगल रक्षा के लिए लैंड एक्विजिशन, जो राहुल गांधी जी ने खुद इसके लिए बहुत मेहनत की। ऐसे अच्छे कानून जनता के हित में कौन कर सकते हैं? वो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, और कांग्रेस ने करके दिखाया। जो भी हो, फूड सिक्योरिटी हो या कंपल्सरी एजुकेशन हो, ये सारी चीजें हम लोगों ने की है। और दूसरी चीज, फिर आदिवासियों को बीजेपी 600 साल से अधिक पुराना अहमदाबाद हमारे लिए तीर्थ स्थान जैसा, यहाँ साबरमती आश्रम है, सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक है, और बहुत सी यादें कांग्रेस के साथ यहाँ पर दिलाती है। यह अधिवेशन गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी है, और सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती को भी हम समर्पित हैं। बेलगाम में 26 दिसंबर को हमने अहमदाबाद में AICC सेशन करने की घोषणा की थी। महात्मा गांधी जी ने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, बल्कि दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, और इसी तरह से आज़ादी भी दिलाई। दुनिया के हर देश में उनकी मूर्ति लगी है, डाक टिकट जारी हुए हैं। ये दर्शाता है उनके उसूलों के लिए आज देश कितना सम्मान देता है। कांग्रेस के निर्माण में गुजरात का सरदार पटेल जी कांग्रेस का नाम दुनिया भर में रोशन किया। ये हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारे महान नेता सरदार पटेल ने भारत के राजे रजवाड़ों का एकीकरण करके एक मजबूत राष्ट्र बनाया। इस साल 31 अक्टूबर को पूरे देश में हम उनकी 150वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाएंगे। कल हमने उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में एक्सटेंडेड CWC की बैठक सरदार पटेल मेमोरियल हॉल में आयोजित की। हमें फख्र है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुजरात में ही 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन
डॉक्टर अंबेडकर का जीवन को प्रभावित करने में भी गुजरात का बड़ा योगदान रहा है। साथियों, जिस जगह हम अपना सेशन कर रहे हैं ये प्रेरणा भूमि है। यहीं से महज 79 सत्याग्रहियों को 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा आरंभ किया था। उस नमक सत्याग्रह से अंग्रेजी सरकार हिल गई थी। इसके 75 वर्ष बाद 2005 में सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष काल में कांग्रेस ने फिर से दांडी यात्रा निकाली थी, जिसने देश के नौजवानों को प्रेरित किया था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस गांव, खेत मजदूर और गरीबों की पार्टी बनी और कमजोर तबके की आवाज बनी थी। गांधी जी पंक्ति में खड़े अंतिम आदमी के बारे में सोचते थे और अंत्योदय गांधी जी की ही सोच थी, जो गरीबों के लिए उन्होंने हमेशा अपना दिल खोलकर मदद की। कांग्रेस के लिए 15 जून 1986 को गांधी जी ने जो कुछ कहा था वो आज के दौरान मैं उतना ही महत्व रखता हूँ और मैं आपके सामने कुछ बातें उनके रखता हूँ। उन्होंने कहा था, हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी जाति के हो, कांग्रेस के लिए सब बराबर है। जो कमजोर है उनको ऊपर उठाना कांग्रेस का काम है। जो गर्त में है उनको ऊपर लाए, सबको बराबरी का जगह पर लाकर खड़ा करे। कांग्रेसी यही सोच है कि न किसी को हिमालय के चोटी पर रहना है, न किसी को पाताल में ढकलना है। ये महात्मा गांधी जी के शब्द हैं और इसको मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, आज के ज़माने में गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये जो गरीब और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है, जिसका जिक्र कल राहुल गांधी जी ने भी किया और आज हम आपको बताना चाहते हैं, ये विचारधारा गांधी जी के थे और गांधी जी के विचारधारा पर ही हमारी पार्टी चल रही है। गांधी जी ने 1947 को AICC की बैठक में सांप्रदायिक संस्था के खिलाफ एक प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था, कांग्रेस सारे देश और सब संप्रदायों की सेविका है। सांप्रदायिक संस्थाओं और उनके जहरीले सिद्धांतों को तथा कामों का उचित उत्तर ये होगा कि कांग्रेस प्रबल जनमत तैयार करे जिससे वे प्रभावहीन हो जाए। यानी जनमत तैयार करने का जिम्मेदारी हमारी है और ये जो जहरीले सिद्धांतों के लोग हैं उनको उत्तर देना यही है कि हम एक होकर लड़ना। गांधी जी के बातें में खास तौर पर अपने नौजवान साथियों के लिए बता रहा हूँ, 1920 से 1947 के बीच कांग्रेस का कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव नहीं जिस पर गांधी जी की छाप न हो। साथियों, ये तो हमारे पार्टी के गौरवशाली इतिहास की बातें थी। अब चंद बातें मैं मौजूदा हालात पर करूंगा। पिछले 11 वर्ष में सत्ताधारी दल संविधान पर चोट कर रहा है। हमारे संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला हो रहा है और इसको रोकना जरूरी है। इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। हाल में हुए
संसद के बजट सत्र में सरकार ने मन माने अपना काम चलाया। स्पीकर ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को नाम लिया, उनको बोलने के लिए कहा, फिर बात उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। ये डेमोक्रेसी में लज्जा की बात है। एक अपोजिशन लीडर को अगर आप बात करने नहीं देते, क्या आप सामान्य लोगों को लोकतंत्र का फल दे पाएंगे? लोगों की आवाज को उठाने वाले ये लोग भी जिनके आवाज को दबाया जाता है, तो इसके ऊपर से सोचिए कि आज की सरकार किस मानसिकता के साथ चल रही है। इसीलिए हमको आवाज उठाना जरूरी है। लेकिन आज जो हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। जनता के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही और मणिपुर जैसे अहम मुद्दे पर रात के 4:30 बजे बहस शुरू होती है। मैंने कहा शाह जी को, अरे भाई ये कल बात करेंगे, क्योंकि इन मुद्दों पे हमको कुछ रोशनी डालना है, समझाना है और देश के लोगों को भी ये मालूम होना है मणिपुर का इंसिडेंट कैसा चल रहा है, वहाँ पर किस तरह की गवर्नेंस चल रही है। कभी भी सरकार नहीं मानी। इसका मतलब है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, जनता से छुपाकर उनके जो फेल्यूर्स हैं उसको वो एक ढंग से उसको छुपाकर रखना चाहती है।